بھینسا شہر میں ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے مستحقین میں شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مدھول ایم ایل اے راما راؤ پاٹل، ٹاؤن ایم آئی ایم صدر فیض اللہ خان، عامر خان، کونسلر ماجد خان و دیگر موجود تھے۔ ان کی نگرانی میں شادی مبارک کے یہ چیکس تقسیم کیے گئے۔ ఏ ప్రదేశంలో లేని తెలంగాణలో మన నియోజకవర్గంలో 700 పైన చెట్లు నిన్నటి నుంచి ఇయ్యంత వరకు ప్రతి మండలంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం। उनसे इलाके में भी मुदूर इलाके में आज 700 के ऊपर चक्का शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चक्का डिस्ट्रीब्यूशन हुए। दूसरे निर्मल रंधा और कैदी रंधों कैदी चक्का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए। मैं इतना जल्दी क्यों करा, हर रोज 4-4 मंडल जाके डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करा बोलो तो आने वाले कल या परसों के दिन पार्लियामेंट के इलेक्शंस के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। हमारे बहना भाइयों और जो शादी करे सो फैमिलीज है उनको तकलीफ नहीं होना बोल के ये जो गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख का चेक दिया जा रहा है, उसके वास्ते मैं जल्दी करते हुए आज आपको देरी हुई मैं मानता हूँ। आज मैं कानून मंडल कुबेर मंडल करके यहाँ आया हूँ और थोड़ा आपको जो टाइम दिया हूँ टाइम के वक्त से हिसाब से मैं 1-2 घंटा लेट हुआ हूँ, उसके वास्ते मैं आपको सबको मेरे तरफ से माफी मांगता हूँ। और ये गड़बड़ इसी वजह से हुई थी, कल पार्लियामेंट इलेक्शन आए तो नोटिफिकेशन आए तो अपन चेक नहीं मिल सकते होते। आज हम हमारे मुदौल तालुके में 700 के ऊपर चेक का डिस्ट्रीब्यूशन करें और मैं आने के बाद सेकंड टाइम है चेक देने का। इससे पहले 1.5 महीने के पहले मैं चेक डिस्ट्रीब्यूशन करा और आज वो टाइम में कम से कम 500 के ऊपर चेक करा, आज 700 के ऊपर चेक डिस्ट्रीब्यूशन हुए। मेरे ख्याल से हमारे गए तो 2023 तक बहुत कम जगह पेंडिंग है वो कुछ कारणों की वजह से। अभी हमारे काउंसलर साहब बोले ऐसा 135 या 36 चेक वैसा टाउन में पेंडिंग है। वो इलेक्शन के बाद उसके क्या तकलीफात है, क्या पेपर्स कम है, वो देखते हुए वो भी चेका मैं जल्दी करने का मैं कोशिश करता हूँ बोल के आपके सबके सामने बोल रहा हूँ। प्यासे लेके बैठे असल और अहम जरूरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि एमएलए साहब जीतने के बाद में ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन की पहली तकसीम है, इसीलिए आरडीओ साहब को एमआरओ साहब को जनाब जावेद अहमद साहब भी याद दहानी कराए कि एमपी इलेक्शन कोड गिरने वाला है। साथ ही एमपी इलेक्शन कोड गिरने से पहले इस चेक की तकसीम अमल में लानी ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारे एमएलए साहब भी जो है आरडीओ साहब को चेक्स बनाने लगाए। 196 या 98 जो है शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 36 चेक आज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट जब टीआरएस की थी तब 1,16,000 रुपये जो है शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के तकसीम होते थे, उसी तरीके से ये चेक जो है 1,16,000 रुपये के तकसीम होंगे। और जब एमएलए इलेक्शन में तेलंगाना के अंदर जो एमएलए इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में उसमें 1 तोला सोने की भी जो है वो रखे थे। मैं हमारे मुदौल के एमएलए जनाब रामा राव पटेल साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि असेंबली में ये 1 तोला जो सोना कांग्रेस गवर्नमेंट देती बोली थी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के टाइम पे, उसकी आवाज़ उठाएं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ। और दूसरी बात, जिस तरीके से भैंसा म्यूनिसिपालिटी में जनाब जाबिर अहमद साहब जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो भी फेस्टिवल होते उसको अब बखूबी अंजाम देते, इलेक्शन के टाइम पे हमारे इख्तिलाफात ज़रूरी है। एमआईएम अपनी तरफ से लड़ती, बीजेपी अपनी तरफ से लड़ती, मगर ऐसे मौक़ों पर जिस तरीके से जाबिर अहमद साहब सबको लेके चलते, उसी तरीके से मैं रामा राव पटेल साहब से ख्वाहिश करता हूँ। अच्छे आदमी है, पार्टी चाहे अलग हो, पार्टी के इख्तिलाफात अलग हो, लेकिन मैं ऐसे मौक़ों पर ना हिंदू मुस्लिम देखते हुए ये हमारे मुदौल तालुके की आवाम की तरफ से मैं ख्वाहिश करता
करता हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस गवर्नमेंट रखी थी उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इतना कहते मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नोबल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बानिया नोबल हाई स्कूल मरहूम अलहाज वलीउद्दीन मेमोरियल एवार्ड्स तकरीब ग्रेट फंक्शन हॉल में मुनक्कद की गई। इस तकरीब की सदारत अब्दुल कदीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिदर ने की। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट नोबल हाई स्कूल मोहम्मद असहरुद्दीन ने बताया कि अलहाज वलीउद्दीन मेमोरियल अवार्ड की ये दूसरी तकरीब है। मरहूम हमा वक्त अपनी हयात में तलबा की रहनुमाई करते रहे, जिनकी याद में नोबल एजुकेशन सोसाइटी ने मुख्तलिफ शोबे हयात में अपने खिदमात अंजाम देने वालों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एवार्ड्स देना तय पाया, जिसमें शोबे तालीम, तिब, सहाफ़त, तिजारत के अलावा मिसाली मौल्लिम, तालिब इल्म व दीगर एवार्ड्स का इंतखाब करते हुए मेहमानों के हाथों एवार्ड्स अता किए गए। इसके अलावा नोबल हाई स्कूल के तलबा में सालाना मुकाबले जात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में भी इनामात तकसीम किए गए। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर नोबल हाई स्कूल की। जो उर्दू तालीम का जो प्रोग्राम रखा गया, काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम रखा गया, जहाँ से जो बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े दूर से लोग आए हुए हैं और उर्दू तालीम का जो सबक दे रहे हैं काफ़ी अच्छा। जो आजकल लोग जो उर्दू तालीम को भूल गए हैं कि उर्दू तालीम से अदब और अखलाक सिखाई जाती है, अदब और अखलाक बताई जाती है। उर्दू तालीम से ऐसे लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, मगर आजकल के दौर में उर्दू तालीम को लोग अपने जहन से निकाल दे रहे हैं और तमाम बच्चों के माँ बाप इंग्लिश तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उर्दू तालीम से जो बच्चा अदब और अखलाक सीखता है, आज ऐसे ही हमारे साथ जाने माने शख्सियत मौजूद है। आइए उनसे तफसील में बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उर्दू तालीम के लिए वो क्या कहेंगे और उर्दू तालीम किस तरह हासिल की जाती है और उर्दू तालीम से बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है और उसका सबक कैसा सीखता है। आइए साथ से बात करते हैं। सर बताइए, जो आजकल के दौर में जो लोग उर्दू तालीम को भूलने की कोशिश कर रहे हैं और हर बच्चों के माँ बाप जो उर्दू तालीम को भूल के इंग्लिश तालीम, जो बच्चा एक फ्यूचर बनाएगा, बच्चा एक आगे बढ़ेगा, इंग्लिश तालीम जो उर्दू तालीम को भूल गए, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? जी, दुनिया के तमाम माहिरीन तालीम इस बात के क़ाइल हैं कि बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़ुबान में होना चाहिए और ज़रिए तालीम में रुकावट नहीं बनती, ये यकीनी है और मैं इसका हमेशा साथ दिया हूँ। और उर्दू ज़ुबान अब बोली बनती जा रही है, इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को फ़िक्र करना चाहिए। हम 10th स्टैंडर्ड में भी कोई बच्चे आ गए और वो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, एग्ज़ामिनेशन 4 महीने कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान उनको बहैसियत एक ज़ुबान के उर्दू एक सब्जेक्ट रहेगा। वो बोलते हैं कि ऐसा कैसा होगा, 4 महीने एग्ज़ाम है, 6 महीने एग्ज़ाम है, तो हम उनको यकीन दिलाते हैं। हमारे पास एक तरीक़ाकार है, एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है AICU, एकेडमिक ICU। वहाँ पर रियाजी और ज़ुबानों को, मैथमेटिक्स को और लैंग्वेजेस को ठीक किया जाता है। वहाँ पे हम बच्चे को पहुँचाते हैं, उसकी लैंग्वेज ठीक करते हैं और इस एहसास के साथ करते हैं कि बेटा अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। ये महरूमी ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी। अब तक 2-3 हज़ार ऐसे बच्चों को हम उर्दू ज़रिए तालीम से इज्तनाब जो है दरअसल एहसास कमतरी की निशानी है, इसको निकालना चाहिए। और उर्दू जैसा कि मैं बताया बोली बनती जा रही है शहरों में, इसकी तरफ हमको तवज्जो देना चाहिए। सर आपसे एक सवाल है सर, जो आजकल के जो बच्चों के माँ बाप जो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चा इंग्लिश तालीम हासिल करे तो एक अमेरिकन जाएगा, एक अच्छा उर्दू तालीम में कुछ रखा नहीं गया, मगर सर ये उर्दू तालीम को लोग क्यों भूले जा रहे हैं? उर्दू तालीम से जो मातृ ज़बान जो उर्दू है, मगर आजकल के माँ बाप फ्यूचर देख रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर इंग्लिश तालीम में देख रहे हैं, उर्दू तालीम को भूल जा रहे हैं। बच्चों के माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज ये कि एहसास कमतरी से बाहर आएँ, उर्दू को कंप्रोमाइज़ करते हुए ही सही एक बहैसियत ज़ुबान, एक लैंग्वेज के तौर पर सीखना चाहिए। मैं उस बच्चे को, उस नस्ल को, उस शख्सियत को तालीम याफ्ता नहीं मानता जो अपनी मादरी ज़बान लिखने पढ़ने से जो है खाली है, नहीं कर सकता, वो तालीम याफ्ता नहीं हो सकता। दुनिया की किसी भी कौम के साथ ये हादिसात नहीं हुए हैं सिवाय ये हिंद पाक पर सगीर में। ये मुसीबत पता नहीं कैसा आ गई। उर्दू जहाँ पे पैदा हुई, बड़ी फूली फली, वहाँ पे उर्दू को बोली बना रहे हैं। इस पे ज़रूर तवज्जो दें। इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ तरबियत हो, उसके ऊपर तवज्जो दें। मेरा उन्वान आज मैं मुल्क भर में घूम फिर कर बता रहा हूँ,
ड्रॉप आउट के ऊपर मेहनत होना चाहिए और स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट होने से रोकना है। उसके तरीक़ेकार हैं, मैं मुल्क भर में लोगों से बताता हूँ कि आइए देखिए, शाहीन में एक सिस्टम है, एकेडमिक आईसीयू है, कमज़ोरी को ख़त्म किया जाता है और किस तरह से उनको ताकतवर बनाया जाता है। बच्चे हमारे ग्रेजुएशन में 70% बच्चे, हमारी नस्ल नॉन अटेंडिंग ग्रेजुएशन कर रही है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से, हमारी नस्ल, नौजवान नस्ल से, कि ऐसे इदारों में एडमिशन मत लीजिए जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी ना हो, जहाँ का माहौल गंदा हो। एक बात और भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो लोग झूठ बोलते हैं। वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड होता है। ये सरासर गलत है, गंदे माहौल का असर हो ही जाता है। को एजुकेशन के खिलाफ हमको उठ खड़े होना चाहिए। 9 से 12 तक हमारी नस्ल की हिफाजत करना चाहिए। हम बड़े लाड़ो प्यार से एक कल्चर के साथ बच्चों को, हमारी नस्ल को, और इज्तिमाई तौर पर सारे के सारे वक्त वाहिद में गैरों के गलत माहौल में एक साथ इज्तिमाई तौर पर दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बिगाड़ो हमारी नस्ल को। तो मैं चाहूँगा हमारे मुल्क भर में +2 के इदारे होना चाहिए, जूनियर कॉलेजेस होना चाहिए। मज़ीद उस उम्र में ज़रूरत है इसके ऊपर तवज्जो दें। और हम ड्रॉप आउट के लिए खुसूसी प्रोग्राम बनाए हैं। भैंसा और उसके अतराफ कोई ड्रॉप आउट बच्चा है, 13 साल के ऊपर का है, कभी स्कूल नहीं गया, थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ दिया था, हाफिज है, मुकम्मिल करके छोड़ दिया है, कोई थोड़ा छोटा 2-4 पारे करके छोड़ दिया है। ऐसे बच्चों को चुन कर दीजिए। हमारे अजहर साहब नोबल इंग्लिश हाई स्कूल के जो जिम्मेदार हैं उनके ज़रिए भेजिए। हैदराबाद में हम 200-400 ऐसे बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेंटर्स हैं, रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री है। कुछ नहीं आता तो हम बुनियाद से पढ़ाने के लिए फ़िलहाल 52 ऐसे सेंटर हैं, मदरसे हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखकर तालीम दी जा रही है। मज़ीद 30-40 सेंटर बन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दूसरी कंट्रियों में उर्दू तालीम के स्कूलों पे हमला किया जा रहा है, दारुलों पे हमला किया जा रहा है। सर, इस उर्दू तालीम को बुनियादी कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जैसे बड़े लोग और कई और ज़ईफ़ लोग उर्दू आगे बढ़े, उर्दू तालीम को एक अहमियत दे, आगे बढ़े, जवान बच्चों को एक हिम्मत दे कि उर्दू तालीम हमारी एक मातृ ज़बान है, हम उर्दू तालीम से ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सर, पहले के दौर में देखा गया कि उर्दू तालीम से लोग कई वकील बने, जज बने, वही उर्दू अदब और तालीम से ही बने। मगर आजकल के बच्चों के जहनों, माँ बाप के जहनों में यही आ जा रहा है कि उर्दू से कुछ होने वाला नहीं है। बच्चा इंग्लिश 2 लफ्ज़ बोल देगा तो आगे बढ़ जाएगा, बच्चा कुछ अच्छा फ्यूचर बना लेगा। मगर जो आपका जो मिशन है, जो काफ़ी अच्छा मिशन नज़र आ रहा है कि जो तालीम याफ्ता, जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं, जो उन्हें तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह, ये जो मेहनत कर रहे हैं, उनके वालिद साहब भी जो उर्दू तालीम के जो मशहूर जाने जाते हैं, भैंसे के हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, हेडमास्टर भी रह चुके हैं। आज उनके बच्चे जो उनके वालिद साहब का नाम लेके बच्चों को उर्दू तालीम का जो जहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी आपसे चाहते हैं कि जवान बच्चों को हिम्मत अफजाई करें। उसके बारे में कुछ बोलें। देखिए, जैसा आप बता रहे थे, कुछ गैरों ने कोई जुल्म ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये छोटे हादसे हैं। अपनों ने जो जुल्म किया है वो बड़ा जुल्म। कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? अपनी नस्ल को बनाइए, फजूल खर्ची ख़त्म कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे मुल्क भर में कि शादियों को मुख्तसर कीजिए, सादगी से शादी कीजिए। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। बेहतरीन का अपोजिट होता है बदतरीन, कम खर्च का अपोजिट होता है ज़्यादा खर्च। बदतरीन निकाह होता है वो जिसमें ज़्यादा खर्च होता है। इससे इज्तनाब करना चाहिए। जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर देती है, ये फजूल खर्ची ख़त्म करें। इस एहसास के साथ ये निकाह की दावत ताम का बायकाट करें, इस एहसास के साथ करें। हलाल हराम की बहस ख़त्म करें, एहसास के साथ बंद करें कि उस लड़की के भाइयों पे क्या गुजर रही होगी। बड़ी बहन की शादी हुई, पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए। छोटी बहन की शादी हुई, घर बिक गया और बेटा भाई नौजवान काबिल बच्चा ऑटो चला रहा। ये हमारे लोगों की गलती है जो खाकर दावत में जाकर खाकर मुबारकबाद देते हैं, जहाँ पे फजूल खर्ची हो रही है। अगर इसको हम रोकें, अगर कोई शख्स इस एहसास के साथ ये गलत है, निकाह के दिन की दावत ताम से इज्तनाब करे, रुक जाए, तो क्या वो बर्थडे में जाएगा? क्या वो मंगनी फंक्शन में जाएगा? एक एहसास होगा, एक ये बुराई ख़त्म होगी तो
हज़ारों बुराइयां ख़त्म होने की उम्मीद है। ये नस्ल ही असल है, नस्ल को ताकतवर बनाना है। ये नस्ल ताकतवर है तो हमारा मुस्तकबिल ताकतवर है। मैं चाहता हूँ तहजीब के साथ साथ पढ़ाना है। बच्चे अजीब गरीब, आज भी मैं चलते चलते एक बच्चे को, एक नौजवान को करीब में बुलाया और नसीहत करा, बेटा ये आपका पैंट फटा हुआ है, क्या आप खुद खुश हैं इससे? तो बता रहा कि नहीं हूँ। क्या माँ बाप खुश हैं? तो बोला नहीं है। माँ बाप खुश नहीं है तो अल्लाह भी खुश नहीं है। तो उससे वादा लिया आप उसको कभी नहीं पहनेंगे और पूरी जिंदगी भर दूसरों को बोलेंगे। मैं हमारी बहनों से, हमारी बुजुर्ग माओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अजीब व गरीब हालात हो रहे हैं, मामू चाचा नसीहत नहीं कर रहे हैं, बेटा ये कपड़े पहनने के लिए हैं, चिपकाने के लिए नहीं है। नसीहत नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई, लगिंस नाम की एक बीमारी घर घर में फैल गई है। मैं तो ये कहता हूँ जितने नाजरीन ये सुन रहे हैं उनसे मैं पूछूंगा क्या अगर ये किसी के घर में है तो उसको जलाना चाहिए? यकीनन जलाना चाहिए। आज उसको जलाने की ख्वाहिश रखिए, किसी के घर में है तो ज़रूर बोलिए इसको जलाना चाहिए और निकाह की दावतों से इज्तनाब करना चाहिए, फजूल खर्ची ख़त्म करना चाहिए। और ये को एजुकेशन के बहुत गलत असरार हो रहे हैं। उलमा इकराम रो रो के दुआएं कर रहे हैं, उलमा इकराम रो रो के दुआएं कर रहे हैं और हम जो है उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। इस तरफ तवज्जो दें, नस्ल की तरबियत करें और एक कल्चर वाले इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और कमज़ोरी ख़त्म करते हुए बच्चों को आगे लेके जाएं ताकि वो ड्रॉप आउट ना हो। हैं और उनका एक ही कहना है कि दीन को समझे, ईमान को समझे और जो चीज़ गलत हो रहा उस पर तवज्जो दे और अच्छे चीज़ पे अमल करें, सर का कहना है। और सारे बच्चों के माँ बाप को एक मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे को उर्दू तालीम और अदब अखलाक सिखाया जाए, ये सर का कहना है। जो भटके हुए हैं वो सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर का एक मिशन नज़र आ रहा है और जिसमें नोबल स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी जो बच्चों को उर्दू तालीम से जो एक जो करना चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही सारा कुछ लगता है कुछ भूल चुके हैं, माँ बाप के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं माँ बाप से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, साइंटिस्ट बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, मेरे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए, जन्नत में दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, मिल्लत भी कामयाब। इस तरफ हमको तवज्जो देना है। देखिए जो सर कह रहे हैं कि बच्चा आलिम फाजिल बने तो पीढ़ियों से भी रहमत बरसेगी और तमाम लोग खुश होंगे, दीन फैलेगा, ये सर का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। भैंसा टाउन में कल कत्ल की वारदात पेश आई। 24 साला नौजवान जो पान शॉप का बिजनेस किया करता था, उसे एक दिगर 27 साला नौजवान ने स्क्रू ड्राइवर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। मुतासरा नौजवान को जब इलाज की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, ताहम रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस बारे में मजीद जानकारी दी है। आज हम मौजूद है भैंसा PS। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक हादसा हुआ, एक लड़के का मर्डर हुआ और पुलिस सडनली एक्शन में आके सडनली बच्चे को अरेस्ट किए। और हमारे साथ ऐसे ही आज भैंसा टाउन के CI सर मौजूद है जो अपनी टीम के साथ जो सडनली एक्शन लिए और जो मर्डर किया उसको अरेस्ट किए। और उसका मर्डर का कारण क्या है सर से पूछेंगे। आइए सर से तफसील में बात करते हैं। सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक छोटा सा 7 बजे के टाइम पे मर्डर हो गया और पब्लिक कंफ्यूज में है कि ये कौन किया, किस लिए किया, किस वजह से किया, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? गुड इवनिंग सबको। BBN न्यूज़ से शुक्र अदा कर रहा हूँ। कल हमारा को 7:30 7:40 का बीच में एक टेलीफोनिक मैसेज आया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने फ़ोन करा था, एक बच्चा हॉस्पिटल में लेके आया था, उसका कंडीशन क्रिटिकल दिए थे कि हम और हमारा टीम फौरन हॉस्पिटल को पहुंचे थे। वहाँ जाके उसका डिटेल्स लिए थे। वो बच्चे का नाम था सैयद सोहेल, उसका वालिद साहब का नाम सैयद अयूब, 24 ईयर्स है। उन्होंने ओवैसी नगर में रहने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ बोले तो उन्हों और उसका दोस्त वो अब्दुल जुबैर जो है वो क्लोज फ्रेंड्स है। वो लोगों को 8 तारीख का दिन एक छोटी सी झगड़ा हुआ, दोपहर में भी हुआ था, फिर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे बोल के शाम में भी बैठा, शाम में भी लड़ाई हुआ था। उस सिलसिले में उन्होंने 8 तारीख को नाइट में उन लोगों का घर वालों के साथ, फैमिली के साथ और वो बस्ती का जो एल्डर्स है, लीडर्स है,
लिए गले मिले लिए वो इश्यू कंप्लीट हो गए बोल के समझे थे, मगर यही बात को दिमाग के लेके अब्दुल जुबैर जो है, अब्दुल जुबैर, उन्होंने सबका सामने मेरे को मार के मेरे को इंसल्ट कर दिया, इसको कैसे तो भी कत्ल करना बोल के प्लान करके वो 9th को मतलब कल शाम में उन्होंने उसका घर को गया था, उसका घर में नहीं था, बाद में मालूम पड़ा उन्होंने मिलान होटल का पास है सोहेल, सोहेल को जाके सोहेल का से बात करा था, उसको वो बातों में रख के उसको जो प्लान करा था उसको गाड़ी में बिठा लेके दोनों ओवैसी नगर जाएंगे बोल के निकले थे। वो नरसिम्हा नगर और डॉक्टर स्टेशन वो बिल्डिंग पार होते कि नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल पार होते कि जरा आगे जाते कि गाड़ी रुकाया, गाड़ी रुका के ही वो पीछे जो बैठा ना वो डिसीज गाड़ी उतरा था, उतरते कि उसको स्क्रू ड्राइवर जो है वो स्क्रू ड्राइवर लेके उसको मारने के लिए कोशिश करा, उन्होंने बचने के लिए गए तो पहली जो चटपटा उसका सूरत पे लगा था, उसके बाद उसका छाती पे लगा, बाद में उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से लेके उसको इधर थाई के पास 3-4 स्टैब्स कर दिया। वो जब पावर गई था, पावर नहीं है पूरा अंधेरा था, जब उन्होंने वही मौका पे वो ऐसा मर्डर करने के लिए प्लान करके वहां से सिचुएशन क्रिटिकल है निजामाबाद हॉस्पिटल को रिफर करे तो एक एम्बुलेंस लेके बीच में गए तक वो लोग कुछ सांस फूस वो कुछ भी नहीं चल रहा, बीच में वो लोग को शका के बासर तक जाके फिर वहां से गाड़ी घुमा लेते हुए हॉस्पिटल आया, आते कि 8:30 हो रहा था, डॉक्टर्स देख के उसको डेट कंफर्म कर दिया। बाद में उन्होंने आके हमारा कंप्लेंट दिया था, हुआ था एक्चुअली जो मर्डर करा जो मर गया दोनों भी क्लोज फ्रेंड्स थे, वो मिलके जाता था, मिलके कारोबार, इससे पहले दोनों मिलके गांजा बेचते बोल के मालूम हुआ था, वो भी हम इंक्वायरी कर रहे, पुराना केसेस भी है। अभी जो मर्डर करा इनका खिलाफ लगभग 11 केसेस है, इन्होंने उससे पहले पीडी एक्ट भी इसका ऊपर इम्पोज करे, 6 महीने पीडी एक्ट में उन्होंने अंदर रह के आया। अभी अंदर रहने के बाद उन्होंने वो पुराना जो पैसे के वास्ते दोनों को बीच में थोड़ा दुश्मनी रख के उसका सिलसिले में 8 तारीख झगड़ा हुआ, वो 9th को भी वो 8 तारीख का झगड़ा को मन में रख लेके फिर झगड़ा करे, उसका सिलसिले में उसको जानबूझ मर्डर करे सो है। तो ये पब्लिक का ये कहना है कि वो गांजा और सट्टा जो चलाने वाले उनके साथ ग्रुप में रहते थे ये लोग, और गांजा सप्लाई करते थे और सट्टा के जो पेमेंट वसूल करते थे। काफ़ी सर ये भैंसे में सर आप तो काफ़ी अच्छा आने के बाद जो मटका बंद करे भैंसे में, और सर इस पे भी थोड़ा तवज्जो दीजिए कि ये सट्टा ये जो गांजा है सर उस पर भी सर तवज्जो दिए तो सर भैंसा एक अच्छे मुकाम पे जाता, ऐसा हुआ तो सर भैंसा एक नीचे मुकाम पे आ जाता और पब्लिक के जहन में एक डर सा खौफ सा पैदा हो जाता। आप अगर मेहनत करेंगे ये सट्टे के बारे में जो बुगी जो चलता है सर उसके बारे में, ये सब ग्रुप उनका ही है, उसके बारे में कुछ मटका का केसेस भी डाले। अभी गांजा जो कंज्यूम करता अब तक 3 मेंबर्स को हम एमआरओ के सामने प्रोड्यूस भी करे थे, तहसीलदार का सामने प्रोड्यूस करके बाइंड ओवर भी करे थे। जो कंज्यूमर्स के लिए यही वार्निंग है, पहले मर्तबा हम बाइंड ओवर करते, अगर नहीं सुधरे थे जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स का ऊपर भी हम ये एनडीपीएस एक्ट का केसेस लगवा के स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने के लिए पुलिस पीछे नहीं हटती। ये जो कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे लोग भी वो गांजा को एडिक्ट हो रहे, वो ऐसा एडिक्ट हुआ है तो आपके लिए बहुत खतरा है। फैमिली मेंबर्स, उसका माँ बाप भैया, उन लोगों के ऊपर जरा ध्यान देना, आपका परिवार का बच्चा किधर जा रहा क्या कर रहा जरा आप लोग मालूम करें तो जरा अच्छा रहेगा। फोन है, सोशल मीडिया एक्टिव है, दुनिया में क्या हो रहा मालूम पड़ रहा, मगर आपके घर में क्या हो रहा आप लोग उसको नजरअंदाज कर रहे। एक बार बच्चों के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, वो लोग अभी गलत रास्ते में गए तो वो लोगों को सही सुधराओ, अभी नहीं सुधर तो उन्होंने कभी भी नहीं सुधरता, अब फिर बहुत दुख होना पड़ेगा बच्चों के लिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है पुलिस की तरफ से। ये सब जो काफ़ी अच्छा मैसेज दिए और बच्चों के माँ बाप को ये कहना चाह रहे कि बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर पूछिए कि बच्चों को गलत काम में जाने से रोकिए, और ज़्यादा काम बच्चों के माँ बाप का फ़र्ज़ रहता है कि बच्चों को रोकना, ये सर का कहना है। और सर बार बार ये कह रहे हैं कि हमने जो मटके वालों पे जो एक्शन 3 लड़कों को अभी एमआरओ के पास दिया था और एमआरओ को भी सबमिट किया था, मगर जब हम सुधरने के लिए एक मौका देते